हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग आए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। आर्यन और भैरवी की शादी के बाद उन दोनों की जिंदगी हंसी खशी बीत रही थी और सुकून का अरमान को परेशान करना भी इसी तरह। सबकी जिंदगी में खुशियां आए, कुछ गम के दिन आए, पर सबने मिलकर हमेशा एक दूसरे की हिम्मत बनाई। इसी के चलते कैसे 2 साल निकल गए किसी को पता नहीं चला। 2 साल बाद मुंबई राठौड़ मैंशन। आज घर में काफी चहल पहल थी क्योंकि आज अरमान और आहिल के 10th बोर्ड का रिजल्ट लगा था और पूरे स्टेट में अरमान ने टॉप किया था। अरमान के परसेंटेज 99.80% थे। आहिल ने भी स्टेट में दूसरे नंबर पर टॉप किया था, उसके 99% आए थे। आखिर राठौड़ शामिल के दोनों बेटों ने उनका नाम रोशन किया था। तो आज कैसे सब लोग खुश नहीं होते। घर में सीता जी पार्टी की तैयारियां करवा रही थी। वो आज बहुत खुश लग रही थी क्योंकि आज उनके दोनों पोते की वजह से उनका नाम रोशन हो गया था। वह हॉल में दौड़ते हुए सबसे चिल्ला चिल्लाकर जल्दी जल्दी पार्टी की तैयारियां करने को कह रही थी। वही हाल के एक सोफे पर भैरवी पैर पसार कर बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक एप्पल था जिसे वो खा रही थी। उसने अपने पेट को सहलाया जो अब काफी बड़ा लग रहा था। भैरवी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसने सीता जी की तरफ देखकर भैरवी ने चिढ़ते हुए कहा, माँ कितना चिल्ला रही हो आप, मेरे कान दर्द कर रहे हैं और मेरा बेबी भी मुझे किक करके कह रहा है, बोल रहा है नानी को बोलो चुप रहो वरना मेरा पेट के अंदर ही कान खराब हो जाएगा। भैरवी की बात सुनकर सीताजी ने घूर कर भैरवी को देखा और कहा, अब तो सुधर जाओ, तुम्हारी हरकतों का असर हमारे नाती में ना जाए वरना हो गया बेड़ा गर्क। उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी किसी की आवाज आए, ऐसा मत कहिए समधन जी, हमारा पोता हो या पोती बिल्कुल जाना हमारी प्यारी सी भैरवी पर चाहिए। इतना कहकर वसुधा जी मुस्कुराने लगी। वसुधा जी की बात सुनकर भैरवी ने उन्हें पेट से पकड़कर गले लगाते हुए कहा, आप सबसे अच्छी हो दादी माँ। वसुधा जी ने भैरवी के माथे को चूमते हुए कहा, तू सबसे अच्छी है मेरी बच्ची। उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी आर्यन की आवाज सुनाई दी, जो मजाक करते हुए कह रहा था, हाँ आप दोनों सास बहू ही सबसे अच्छी है, जो दिन भर मुझ जैसे मासूम का खून चूसती है। आप दोनों तो असली चुड़ैल है। आर्यन की बात सुनकर वसुधा जी और भैरवी आर्यन को इस तरह से घूरने लगी जैसे वह दोनों अभी आर्यन का गला दबाकर मार देंगे। वसुधा जी ने गुस्से से कहा, तू चुप कर नालायक, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा पड़पोता या पड़पोती इससे नालायक पर जाए वरना वह भी तेरी तरह खड़ूस नालायक बन जाएंगे। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे एक प्यारी सी पड़पोती हो जो बिल्कुल मेरी बहू की तरह समझदार, सुशील और आज्ञाकारी हो। वही भैरवी के लिए ये शब्द सुनकर सीताजी और आर्यन दोनों हैरान हो गए क्योंकि इन तीनों में से एक भी क्वालिटी भैरवी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं थी। आर्यन अपना मुंह खोले अपनी दादी की झूठी बातें सुन रहा था। उसने सार्कास्टिक तरीके से अपनी दादी से कहा, दादी कहीं आप बुढ़ापे के कारण सठिया तो नहीं गई। आपने जो जो गुण अभी अभी मेरी दुराचारी अत्याचारी बीवी के बताए, मेरी नज़र में तो कभी इसने इनमें से किसी गुण के बारे में मैंने इसके अंदर तो नहीं देखा। हाँ, आप इसे नाकछड़ी पति पर अत्याचार करने वाली कह सकती हो। वही आर्यन की बात सुनकर वसुधा जी ने गुस्से से अपनी छड़ी पटकते हुए कहा, तो रुक, आज तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को कुछ भी कहने की। वही भैरवी गुस्से से आर्यन को घूर रही थी। उसने आर्यन की तरफ देखकर मन ही मन कहा, आ जाओ रूम में, आपको बताती हूँ कि मैं क्या हूँ। पति की बैंड तो अब मैं बजाऊंगी। इतना कहकर उसने अपने हाथ में पकड़े सेब की एक बड़ी सी बाइट ली। सीता जी ने सबको इग्नोर किया और फिर से तैयारियों में लग गई क्योंकि शाम को उन्होंने आज बहुत बड़ी पार्टी तो की थी। आखिर ऐसी वैसी कोई बात थोड़ी थी। राठौड़ फैमिली के दोनों बेटों ने आज उनका नाम रोशन किया था और आज मुंबई दिल्ली के बड़े बड़े पॉलिटिशियन बिजनेसमैन उनके घर आने वाले थे, तो वह कोई कमी कैसे रख सकती थी। ऊपर बने एक आलीशान कमरे में
तीन लड़के जिनकी उम्र 16 साल थी वह दिखने में इतनी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहे थे कि कोई अगर उनमें से किसी को भी एक बार देखे तो बस देखता ही रह जाए। तीनों की हल्की बियर्ड दिखने लगी थी पर वो तीनों इतने ज्यादा हैंडसम लगते थे कि उन्हें देखकर सारी लड़कियां बस आहे ही भरती रह जाती थी। आप सब सही समझे, ये कोई और नहीं अरमान, आहिल और कार्तिक है। अब ये तीनों 16 साल के हो चुके थे और आज इनका 10th बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस हुआ था जिसमें अरमान और आहिल का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। बात करते हैं कार्तिक की। कार्तिक ने भी 98% स्कोर किया था और उसकी रैंक 3rd थी, इसलिए आज उसके लिए भी ये पार्टी थ्रो की गई थी। वैसे तो कपूर फैमिली अपनी मेंशन में पार्टी रखना चाहती थी पर सीता जी ने कहा कि दोनों बच्चों के साथ साथ कार्तिक के लिए भी वो यहीं पर ही पार्टी रख देंगे। कपूर फैमिली भी खुशी खुशी मान गई थी। अरमान लैपटॉप पर कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। कार्तिक ने अरमान से सीरियस वे में पूछा, क्या सच में तू जो कह रहा है वो सच है? तू जानता है ना अगर प्रिंसेस को ये बात पता चली तो वो बहुत रोएगी। अरमान ने लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, ये जरूरी है, उसे खुद सरवाइव करना आना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि मैं हमेशा उसके आसपास रहूं। इतना कहकर उसने अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर चलाने बंद कर दी। फिर पलटकर कार्तिक से कहा, और तुम भी हमारे साथ चल रहे हो? यह मेरा लास्ट डिसीजन है। अरमान की बात सुनकर कार्तिक ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मेरे बाप पर कब निकलने वाले हैं हम? अरमान ने कहा, अगले हफ्ते। कार्तिक ने कहा, तो ठीक है, तुम प्लीज प्रिंसेज को खुद बता दो, क्योंकि अगर उसे बाद में पता चला तो वह बहुत गुस्सा करेगी। तुम तो जानते हो वह दिन ब दिन कितनी ज्यादा जिद्दी हो गई। अरमान ने इविल स्माइल के साथ कहा, बिकॉज शी इज माई क्वीन एंड शी बिहेव लाइक अ क्वीन। अरमान की बात सुनकर कार्तिक ने गुस्से से कहा, इसलिए तो मुझे तुझ पर गुस्सा आता है, तूने उसे पूरा का पूरा अपनी तरह बना दिया है। उसका गुस्सा देखा है, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गया है, और तुम्हारे लिए उसकी पजेसिवनेस तो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है। पर फिर भी मेरी प्रिंसेस अभी भी पहले की ही तरह मासूम है। मैं बस यह नहीं चाहता कि उसकी मासूमियत खत्म हो जाए। कार्तिक की बात सुनकर अरमान ने कहा, किसी की इतनी औकात नहीं कि अरमान राठौड़ की मोहब्बत पर नजर डाल सके। उसकी मासूमियत हमेशा उसकी ही रहेगी, वह भी सिर्फ मेरे लिए। इतना कहकर अरमान उन दोनों को घूरता हुआ वहां से चला गया। इतनी देर से अरमान और कार्तिक बहस कर रहे थे पर उन दोनों के उलट आहिल मोबाइल में कुछ करते हुए मुस्कुरा रहा था। कार्तिक ने उसके मोबाइल की तरफ देखा जहां पर कपकेक नाम से नंबर सेव था, उस पर आहिल मैसेज कर रहा था। कार्तिक ने गुस्से से आहिल से कहा, तुम दोनों भाई 1 मिनट के लिए भी मेरी प्यारी प्यारी बहनों को छोड़ नहीं सकते? वह तुम्हारा राक्षस भाई मेरी प्रिंसेस को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता, और तुम बेचारी दिव्या को भी 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ते। आहिल ने घूरकर कार्तिक को देखा और कहा, हमने भी तुम्हें आरजू को छोड़ने के लिए नहीं कहा है, जो तुम हमें यहाँ पर भाषण दे रहे हो। कार्तिक ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, तुम्हारी बहन राक्षसों की रानी है। बॉक्सर कहीं, जब देखो तब मुझे कहीं भी मुक्का मार देती है। तुम्हें पता भी है उसका मुक्का किसी लड़के से भी ज्यादा जोर से लगता है। कार्तिक की बात सुनकर आहिल ने डेविल स्माइल के साथ कहा, क्योंकि वह अरमान राठौड़ और आहिल राठौड़ की बहन है, और हम राठौड़ ने तुम्हारी बैंड बजाने का प्रण लिया है, इसलिए जब हम दोनों भाई तुम्हारे आसपास नहीं होते तब हमारी बहन मोर्चा संभालती है। आहिल की बात सुनकर कार्तिक ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, मुझे पहले से ही शक था कि तुम तीनों राक्षस भाई बहनों ने मेरे खिलाफ कोई साजिश रची है, और देखो आज तुमने कबूल कर लिया। आहिल ने अजीब तरह से ऊपर से नीचे तक कार्तिक को देखा और कहा, मुझे लगता है तुम्हें कॉलेज ना जाकर अब पागल खाने चले जाना चाहिए। अब जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। इतना कहकर आहिल फिर से अपने मोबाइल में कुछ करने लगा। राठौड़ मेंशन के ही गार्डन में 3 लड़कियां गार्डन में बैठी हुई थी। उनमें से एक लड़की ने बॉक्सिंग के कपड़े पहने हुए थे। ये कोई और नहीं आरजू ही थी, जो अब काफी लंबी हो गई थी। आरजू, दिव्या और सुकून तीनों अब 12 साल की हो चुकी थी।
और 13 साल इन तीनों को लग चुका था। तीनों ही वक्त के साथ साथ काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई थी और सुकून की बात कुछ अलग ही थी। सुकून जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वह हद से ज्यादा खूबसूरत हो रही थी। स्कूल के सारे लड़के सुकून के दीवाने थे। ऊपर से सुकून की मीठी सी कोयल जैसी आवाज और उसकी प्यारी सी मुस्कान और मासूमियत हर किसी को उसका दीवाना बनाने के लिए काफी थी। पर अरमान के होते हुए कोई चाह कर भी कभी सुकून के करीब नहीं आ सकता था। इस वक्त सुकून ने ब्लैक टी शर्ट और ब्लू कलर का जीन्स पहना हुआ था। उसके बाल खुले छोड़े हुए थे और उस पर हेयर बेल्ट लगा हुआ था। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। वह आरजू को प्रैक्टिस करते हुए देख रही थी। सुकून की बगल में दिव्या मोबाइल पर आहिल से चैटिंग कर रही थी। सुकून ने अपनी टिमटिमाती आंखों को झपका कर दिव्या से कहा, दिव्या हमें भी बॉक्सिंग करनी है। दिव्या जो अभी आहिल के साथ चैटिंग कर रही थी, जैसे ही उसने सुकून की बात सुने उसके हाथ से मोबाइल टूटकर नीचे गिर गया और वह मुंह फाड़कर सुकून को देखने लगी, जो कि बड़ी ही मासूमियत से उसे देख रही थी। दिव्या ने खुद को संभाला और सुकून के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, क्यूटी क्या सच में तुम बॉक्सिंग करना चाहती हो? सुकून ने मासूमियत से अपना सर हाँ में हिला दिया। दिव्या ने अपना सर हिलाकर कहा, मेरी माँ, उसके लिए इंसान की बॉडी में ताकत होनी चाहिए और तुम किसी रुई की तरह नाजुक हो। अगर कोई तुम्हारा हाथ थोड़े भी जोर से पकड़ ले तो वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है और तुम बॉक्सिंग करना चाहती हो, तुम बहुत ज्यादा नाजुक हो, तुम नहीं कर सकती। वही दिव्या की बात सुनकर सुकून की आंखों में बड़े बड़े आंसू आ गए। सुकून के आंसू देखकर दिव्या ने घबराते हुए कहा, अरे मेरी माँ, रोने क्यों लगी तुम? अगर भाई को पता चल गया तो भाई मेरी जान ले लेंगे, प्लीज सुकून मत रो। सुकून ने मासूमियत से रोते हुए कहा, तुमने हमें कमजोर कहा ना। इतना कहकर सुकून बच्चों की तरह रोने लगी। सुकून के रोने की आवाज सुनकर आरजू, जो कि अपने कोच के साथ प्रैक्टिस कर रही थी, उसने अपनी प्रैक्टिस बंद दी और वह दिव्या और सुकून के पास आ गई। जैसे ही आरजू ने सुकून को रोते देखा उसकी भी हालत डर के मारे खराब हो गई। उसने डरते हुए कहा, क्यूटी क्यों रो रही है दिव्या? दिव्या ने आरजू को सब बताया। आरजू ने दिव्या को घूरते हुए कहा, तो तुम्हें क्यूटी को इस तरह के मना करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो पता है ना वह कभी भी किसी भी बात पर रोने लग जाती है। अगर भाई ने इसे इस तरह से रोते हुए हमारे साथ देख लिया तो तुम सोच भी नहीं सकती आज हमें दिन भर कहीं भी उल्टा लटका कर रख सकते हैं। आरजू की बात सुनकर दिव्या की भी सांस गले में अटक गई। वह दोनों घबराकर सुकून को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे जैसे वह सुकून को चुप होने को कह रही थी सुकून का रोना और भी ज्यादा बढ़ रहा था। आखिर में दिव्या ने सुकून के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर कहा, तुम सबसे बहादुर हो, तुम प्लीज मत रो। अब तो सुकून का चेहरा रो रो कर पूरा लाल हो चुका था। उसकी छोटी सी नाक पूरी तरह से टमाटर की तरह लाल हो गई थी। इस वक्त इतनी ज्यादा क्यूट लग रही थी कि उसे देखकर किसी का भी दिल से प्यार करने का ही करे। खुद के लिए बहादुर सुनकर सुकून धीरे धीरे चुप हो गई, पर अभी भी वह सुबक सुबक कर रो रही थी। सुकून ने मासूमियत से अपनी आंखों को बार बार झपकाते हुए कहा, सच में ना दिव्या? और आरजू ने जोर जोर से अपना सर हिलाकर हाँ कहा। सुकून का रोना अब कम हो गया था, पर रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थी और उसका चेहरा पूरा रेड हो चुका था। सुकून ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों यहीं रुको, हम हमारे मिस्टर हैंडसम से पूछ कर आते हैं। इतना कहर सुकून दोनों की कोई बात सुने बिना दौड़ते हुए ऊपर चले जाते हैं। आरजू और दिव्या एक दूसरे की तरह घबरा कर देख रहे थे, क्योंकि अगर अरमान ने सुकून का चेहरा देख लिया तो उसे पता चल जाएगा आपकी सुकून अभी अभी रोई है, और अगर उसे पता चला कि सुकून के रोने का कारण दिव्या है तो दिव्या की बैंड बजने से कोई भी नहीं रोक सकता, खुद आहिल भी नहीं, क्योंकि आहिल के लिए अरमान से जरूरी कोई नहीं था इस दुनिया में, दिव्या भी नहीं। और यह बात आहिल ने दिव्या से खुद कही थी। सुकून दौड़ते हुए अरमान के कमरे में आ गई। जैसे ही उसने मिस्टर हैंडसम चिल्लाकर दरवाजा खोला उसे अंदर कार्तिक और आहिल दिखाई दिए। उसने मासूमियत से आहिल और कार्तिक से कहा, भाई मिस्टर हैंडसम कहाँ है?
वही सुकून को देखते ही आहिल और कार्तिक को समझ आ गया कि सुकून अभी अभी रोई है। कार्तिक ने फिक्र कर उसका चेहरा अपने हाथ में पकड़कर प्यार से, क्या हुआ प्रिंसेस, आप क्यों रोई थी? सुकून ने मासूमियत से अपना निचला होंठ लटका कर कहा, वह भाई। इससे पहले कि सुकून कुछ कह पाती, किसी ने झटके से सुकून को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे कार्तिक के दोनों हाथ सुकून के गाल से हट गए। कार्तिक, आहिल और सुकून ने एक साथ उस तरफ देखा। अरमान ने ही सुकून को अपनी बाहों में खींच लिया था। उसने कसकर सुकून को अपनी बाहों में भर कर रखा था। अरमान की बाहों में जाते हैं सुकून के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। सुकून ने अरमान को कस के गले लगा कर कहा, मिस्टर हैंडसम। इससे पहले कि सुकून कुछ कह पाती, अरमान में सुकून का चेहरा अपने हाथों में भर कर कहा, अब बताओ आप क्यों रोए? सुकून ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर नीचे जो कुछ भी हुआ सब बता दिया। वही यह सुनकर कि सुकून के रोने के पीछे दिव्या का हाथ है, अरमान ने गुस्से से आहिल की तरफ देखा। आहिल ने हकलाते हुए कहा, अरे भाई, इसमें मैं क्या करूं, मैं अभी उसे सबक सिखाकर आता हूं। इतना कहकर आहिल कमरे से भाग गया। आहिल के जाते ही कार्तिक भी वहां से निकल गया। अब अरमान के कमरे में सिर्फ सुकून और अरमान ही थे। अरमान ने सुकून को बेड पर बिठाकर टिश्यू पेपर से उसका पूरा चेहरा साफ किया और प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मैंने आपसे कितनी बार कहा, आपको रोने की इजाजत नहीं है, फिर भी आप बार बार बच्चों की तरह रोने लग जाती हो। सुकून ने मासूमियत से कहा, मिस्टर हैंडसम, हम रोते नहीं, वह अपने आप आंसू आ जाते हैं। सच्ची हमारी कोई गलती नहीं, गलती इनकी है। इतना कहकर उसने मासूमियत से अपने हाथ आंखों की तरफ दिखा दिए। अरमान ने मुस्कुराते हुए अपने होठों से उसके होठों पर एक हल्की किस करते हुए कहा, ओके माय एंजल, पर अब आप इस तरह से रो नहीं सकती, अब आप बड़ी हो गई है। सुकून ने मासूमियत से अपना सर हिलाया और अरमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम, आपको पता है दिव्या ने ये भी कहा कि हम बहादुर हैं, हम बहादुर हैं ना। इतना कहकर सुकून उम्मीद भरी नजरों से अरमान को देखने लगी। अरमान ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, आप मेरी बहादुर एंजल हो, जो हर मुश्किल का सामना कर सकती हैं, आप कर सकती है ना एंजल। इतना कहकर अरमान ने सुकून के सर को सहलाया। सुकून ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और फिर अरमान के गले लगकर कहा, मिस्टर हैंडसम, आज हम पार्टी में क्या पहने? अरमान ने उसके सामने एक पेपर बैग रखकर कहा, आप ही देख लो। सुकून न्यू पेपर बैग खोलकर देखा। उसके अंदर की ड्रेस को देखकर सुकून खुशी से बेड पर चिल्लाकर खुद नहीं लगी। उनको इस तरह खुश देखकर अरमान के होठों पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। उसने सुकून की तरफ देखकर खुद से कहा, बस कुछ दिन और उसके बाद आपको खुद अकेले खुद का ख्याल रखना सीखना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जालिम है। हमें खुद का ख्याल खुद रखना आना चाहिए, क्योंकि किसी पर डिपेंड होना एक कमजोर इंसान की निशानी है। और मेरी एंजल, मेरी क्वीन किसी से कमजोर नहीं है, वह सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। मैं आपको इतना स्ट्रांग बना दूंगा कि जो कोई भी आपक मासूमियत को आपकी कमजोरी समझने की कोशिश करेगा, उसे सबक आप खुद सिखा पाओगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आप सब देखेंगे एक धमाकेदार पार्टी में कुछ होने वाला है ट्रस्ट, और उसके अगले एपिसोड में भैरवी का बेबी शावर। उसके बाद अरमान, कार्तिक, आहिल अपनी जूनियर कॉलेज की स्टडीज के लिए अब लौट जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे सब लोगों की जुदाई, सुकून का रोना, दिव्या का रोना, आरजू का रोना। अच्छा, आप सब मुझे अपना ओपिनियन बताओ, इन सब को अलग करो या फिर नहीं।